नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, टीजीटी कमीशन, एलटी शास्त्री, जेएफटी क्लर्क एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की क्लास 3 है। 2 क्लास की करवा चुको हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी दिया जा रहा है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डेट भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में आपको डेट भी पूछ ली जाती है। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस तरह से पूछ सकते हैं कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय की स्थापना कब की गई थी? ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछ सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। पीसी महालनोबिस कब थे? 1949 ईस्वी में। किसके? भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के वे अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और वीडियो के एंड में जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और उनके बारे में भी हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं ताकि आप अपना इवैल्यूएशन भी कर सकें और उसका आंसर भी बता सकें। तो जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है साइमन कुजनेटस को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। डेफिनेशन को भी आप याद रखें, कई बार हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेता है तो स्किप ना करें। ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट बने आप साइट में भी जा सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके ऊपर आप क्लिक करके भी उन ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चालू कीमत। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो वहाँ का निवासी होता है अगर उसको उत्पाद करता है, एक वर्ष उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताएं। इस चैनल के माध्यम से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको कवर करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या क्या कहलाता है? तो वो कहलाता आपका सकल घरेलू उत्पाद। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है? जब आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कितनी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बनेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है?
बताएं। तो बोल ही जाता है दो। कौन कौन सी? उत्पाद पद्धति, नेक्स्ट बात करें आय पद्धति। आप मुझे ये बताएं उत्पाद पद्धति क्या होती है, जल्दी से बताएं। अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। तो उत्पाद पद्धति में जो आपके कच्चा माल होता है और जो उसका मूल्य निर्धारित करना होता है, शुद्ध मूल्य का और शुद्ध वृद्धि का आकलन किया जाता है, उसे कहते हैं उत्पाद। और आय पद्धति को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। इसमें आपके भुगतान किया जाता है, उसे कहते हैं आप आय उत्पद्धति। तो कितने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है? दो। कौन कौन सी? उत्पाद उत्पद्धति एंड आय पद्धति। बी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय आय की धारणाएं हैं, कितनी है राष्ट्रीय आय की धारणाएं? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, राष्ट्रीय आय की धारणाएं कितनी है? चार ऑप्शन आपके पास है, सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। राष्ट्रीय आय की धारणाएं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि आपका अक्टूबर में क्लर्क का एग्ज़ाम भी है और आने वाले टाइम में आपके जितने भी कमीशन है उनकी डेट भी अनाउंसमेंट होने वाली है। राष्ट्रीय आय की धारणाएं कितनी है? तो वो है आपकी दो। कौन कौन सी? घरेलू उत्पाद एंड राष्ट्रीय उत्पाद। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? बात हो रही है भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, दसवीं। तो ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा सातवीं। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन सा मंत्रालय करता है? देखते हैं इसके बारे में कौन सही आंसर बता पाता है। भारत में मूल्य कटौती की दर का जब निर्धारण किया जाता है तो वो कौन सा मंत्रालय करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। बताएं भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है वाणिज्य मंत्रालय। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कब लिया था? जो मूल कीमतें होती है आपकी, उसमें जीबीए को व्यक्त करने की धारणा सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कब लिया गया था? ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे, तो इसे भी आप याद रखें। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया गया था। कब लिया गया था? राइट आंसर बताएं। तो वो लिया था 1993 ईस्वी में। मूल कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से 1993 में इस अवधारणा को लिया था। ये रहा इकोनॉमिक्स का अंतिम क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने पूर्ण अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा है? देखते हैं इसके बारे में सही आंसर कौन बता पाता है, और आप देखते हैं कितनी तैयारी कर रहे हैं आप आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने पूर्ण अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो वो बांटा है 6। कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला आता आपका प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड आता आपका द्वितीय क्षेत्र, थर्ड आता आपका परिवहन, संचार एवं व्यापार, फोर्थ आता आपका वित्त एवं वास्तविक जो आपकी संपदा होती है, फिफ्थ आता आपका समुदाय क्षेत्र एंड प्राइवेट क्षेत्र जो भी होते हैं आपके, उसके बाद आता आपका विदेशी क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, और इसमें कौन कौन से आपके काम किए जाते हैं, उनके बारे में हम जो आपकी फर्स्ट क्लास थी
जब आपकी पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको विस्तार से बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, सेकंड क्षेत्र में क्या आता है, थर्ड क्षेत्र में क्या आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है कि जो आपके बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बारे में आपको पहली वीडियो में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6। मैंने आपको बता दिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, परिवहन, संचार, व्यापार क्षेत्र, वित्त एवं वास्तविक संपदा, समुदाय एवं निजी क्षेत्र एंड विदेशी क्षेत्र। तो अब स्टार्ट करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ये रहा साइंस का क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बैरोमीटर, डिओफिनिस, राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो बताएं अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो उसे बांटा जाता है 2 भागों में, बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा किरण की खोज किसने की थी? जो आपकी गामा किरणें हैं उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हर एग्जाम में आता कि किनके द्वारा किसकी खोज की गई थी। गामा किरणें की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं। तो वो की थी पॉल बिलार्ड, ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? जो आपकी एक्स किरणें उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पॉल बिलार्ड, रोटजन, रिटर, न्यूटन। तो ये खोज की गई थी रोटजन के द्वारा। एक्स किरणें की खोज इनके द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। पराबैंगनी विकिरणें जो आपकी किरणें हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन इज राइट, रीटर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो आपकी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं। दृश्य, जो दृश्य विकिरण होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो वो की गई थी न्यूटन, डियोफिनिस, राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितने मिनट का होता है? जो आपका लोलक होता है उसका जो अधिकतम आवर्तकाल होता है वो कितने मिनट का होता है? जल्दी से बताएं। यहाँ पे थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, कितने मिनट का होता है। इसे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा जब आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, तो उसे रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा। तो लोलक का अधिकतम जो आवर्तकाल होता है वो कितने मिनट का होता है? जल्दी से बताएं। तो ये होता है आपका 84.6 मिनट का ये आपका होता है। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं। पिछले कल हमने जितने भी आपके भारत में, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा एवं सबसे लंबा बात की थी। तो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो आप मुझे ये बताएं, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में बात हो रही है, विश्व की, ना कि भारत की। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो में अंत तक बने रहें। जल्दी से बताएं, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? वो आपका दक्षिण
चीन सागर। नेक्स्ट बात करें, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है विश्व में? सबसे विशाल उपसागर का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। विशाल उपसागर, तो उसका नाम है हडसन सागर। आप मुझे ये बताएं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो एग्जाम से पहले जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए उसे इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाया जाएगा, और इस चैनल के माध्यम से आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपका इवैल्यूएशन भी किया जा रहा है और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं, और हर सप्ताह आपको एचपी जीके के साथ साथ पीडीएफ दी जा रही है और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं, और गिरिराज के जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं हर सप्ताह। अगर आप एचपी गिरिराज को 6 मंथ से लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपका एचपी करंट अफेयर के साथ साथ आपका एचपी जीके भी परफेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, विश्व में सबसे विशाल उपसागर मैंने आपको बताया, आप मुझे बताएं सबसे छोटा पक्षी कौन सा है विश्व में? तो वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। आप मुझे ये बताएं, विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। तो वो है आपकी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी। मेडीरा अमेजन की सहायक नदी। आप मुझे ये बताएं, विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व में सबसे जो आपकी व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी जितने भी आपको मैं ये करवा रहा हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा कौन सा है, यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे लाइटली ना लें। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है राइन नदी। अगर स्थान देश पूछा जाए तो जर्मनी में ये स्थित है, जो आपकी व्यस्त व्यापारिक रिवर है। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे लंबा मुहाना कहां पे स्थित है? विश्व में सबसे लंबा मुहाना कहां पे स्थित है? जल्दी से बताएं। तो ये आपके रूस में, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है विश्व में? विश्व में सबसे व्यस्त नहर का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी कील नहर, इसे भी आप याद रखें। अगली बात करें, विश्व में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? यहां से भी आपका जितने भी आपके विश्व में जो झीलें हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो विश्व में आपकी सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। सबसे बड़ी झील का नाम फ्रेंड्स बताएं। विश्व में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो वो आपकी कैस्पियन सागर। देश पूछा जाए तो वो आपकी रूस में। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विश्व में कहां है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विश्व में कहां है? तो जल्दी से बताएं। तो वो आपकी सुपीरियर झील। स्थान पूछ जाए, अमेरिका। नेक्स्ट बात करें, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो आपकी बेकाल झील, और ये कहां स्थित है? रूस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।